जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, और कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज तक कंप्लीट हो चुका था। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100% यहां से आता है, याद रखना। एक क्वेश्चन 100% यहां से आएगा। इजी टॉपिक भी है। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, सोर्स फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, एग्जीक्यूट फाइल क्या होती है, पहले क्या बनती है फिर बाद में क्या बनती है, चलती कैसे है, लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, हाई लेवल क्या होती है, असेंबली क्या होती है, लो लेवल क्या होती है, मशीन क्या होती है, सूडो कोड क्या होते हैं, नेमोनिक्स क्या होते हैं। ये जितने भी वर्ड आपने सुने, आपने देखे होंगे। ये जो 20 से 25 वर्ड मैंने बोले, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये जो 20 से 25 वर्ड मैंने बोले हैं ना, इनके ऊपर हद से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज अपन इन्हीं को क्लियर करेंगे। क्लियर है? करें स्टार्ट। आज बच्चे कम जुड़े हैं। टॉपिक का क्या नाम है? लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर है, पढ़ते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। एक बच्चा ये कहता है कि सर मैंने वीडियो एक बार देखा है, थोड़ा कम समझ में आया। अरे भाई, वीडियो आपको इसलिए दिया गया है लाइफ टाइम के लिए, ताकि आप उसको बार बार देख सको। लाइफ टाइम मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। क्लियर? बार बार देखो, क्योंकि आपको पढ़ाई छोड़े किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए। गलती आपकी नहीं है, गलती गवर्नमेंट की है। कितने सालों बाद एग्जाम लेके आ रही है। आप समझो इन चीजों को, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। ठीक है? हाँ, मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं आपके 100% समझ में आएगा। एग्जैक्ट उसी टाइम पे 100% कभी नहीं आता, और किसी के भी नहीं आता। एग्जैक्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं 100% तो कभी नहीं आएगा। मान के चलो 50% मैं आपको समझाता हूं, लेकिन 50% के बाद अगर तुमने एक बार वीडियो और देखा तो वो 70% हो जाएगा। फिर एक बार वीडियो और देखा तो 90% हो जाएगा। कोई कहते सर मेरे तो 100% समझ में आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 90% तक आपके समझ में आ जाएगा। अगर 100% ही समझ में आ जाएगा हर चीज, तो बच्चों फिर कट ऑफ भी 100% ही जाएगी। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, पूरी कोशिश करो। एक बार, 2 बार, 3 बार। आप एक एक क्वेश्चन के लिए कॉल कर देते हो कि सर ये क्वेश्चन मैंने यहां देखा, आप इसका आउटपुट बताइए, इसका ये बताइए। वीडियो को 2 बार देखो, आपके पास है, सब कुछ पढ़ा रखा है। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पे आता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं। लेकिन तुम एक भी क्वेश्चन में अटकते हो, तुरंत कॉल कर देते हो। एक तो 11:30 बजे कॉल कर रहा था, सर क्या कर रहे हो? अरे भाई सो रहा हूं, सो रहा हूं। सर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या? देना ही है, ड्यूटी है। लेकिन कभी कभी देख लिया करो, है ना। बहुत तकलीफ होती है जब तुम ऐसी हरकतें करते हो। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को 2 बार देखना है। फिर नहीं समझ में आए तो मेरे को व्हाट्सएप छोड़ना है। व्हाट्सएप छोड़ोगे तो मैं उस क्वेश्चन को यहां शामिल कर लूंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। अच्छा, एक डाउट और आ रहा है बच्चों के कि सर पुरानी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो मैंने कहा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अंबिका क्लासेस के टेलीग्राम में अब तक जितने भी पीडीएफ डाली है सब मिल जाएगी आपको। आपके मन में आए वो कीजिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? एक बार मैं वापस नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है क्या नहीं है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन और भेज दूंगा। कोई कह रहा है सर मेरे व्हाट्सएप पे ये फाइल नहीं आई, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे ले लो। नहीं आई तो मैसेज छोड़ दो, कॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर को अच्छी तरीके से समझना बच्चों। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? मैं हिंदी बोल रहा हूं, ये मेरी लैंग्वेज है। सर आप कौन सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं। तो बच्चों लैंग्वेज क्या है? रूल्स है, रूल्स।
रूल से, किसी चीज को बोलने के रूल से, किसी चीज को लिखने के रूल से। सी लैंग्वेज क्या है? तो रूल से, किसी इंस्ट्रक्शन को लिखने के रूल है, किसी ऑपकोड को लिखने के रूल है, किसी फंक्शन को लिखने का रूल है। लैंग्वेज रूल्स है बच्चों। कोई अगर आपसे पूछे कि एक वर्ड में बताइए कि किसी स्टेटमेंट को व्यक्त करने के लिए जो रूल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेज आई बच्चों। सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज आई थी। मशीन लेवल लैंग्वेज आई, फिर असेंबली आई, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आई। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब यह है कि मशीन को समझने लायक लैंग्वेज डायरेक्टली लिख दी गई, लेकिन बच्चों उसकी जो कोडिंग है वो बहुत डिफिकल्ट होने लग गई, इंसान को थोड़ी तकलीफ होने लग गई, प्रोग्राम बड़े होने लगे, टाइम कंज्यूम होने लगा। और बच्चों याद रखना, अगर किसी मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज बनाई गई तो याद रखना वो उसी मशीन के ऊपर चलती थी, दूसरी मशीन के ऊपर नहीं चलती थी। क्यों? क्योंकि मशीन का मतलब यह सीपीयू से, कोई सीपीयू 16 बिट का होता है, कोई 32 बिट का होता है, कोई 8 बिट का होता है। तो जो मशीन लैंग्वेज बनाई गई 1010 जिसको अपन बोलते हैं, वो शुरू में आई थी बच्चों। स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेज पे जो लैंग्वेज डेवलप की गई, जो सोर्स लैंग्वेज डेवलप की गई, सोर्स लैंग्वेज उन लैंग्वेज को कहते हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देती है डायरेक्ट। एक एक वर्ड को कैच करना, फिर लिखूंगा मैं बहुत सारा। सोर्स लैंग्वेज उन लैंग्वेज को कहते हैं जो डायरेक्टली कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। सोर्स लैंग्वेज आपकी हाई भी हो सकती है, असेंबली भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है। तो याद रखिए, ये जो आपका सीपीयू है ना बच्चों, यह आपका सीपीयू है, और इस सीपीयू के पास बच्चों मैं जो इनपुट देता हूं, ये इनपुट है आपका। मैं क्या कह रहा हूं क्लियर कर लेना बच्चों। जो ये इनपुट दिया जाता है, ये इनपुट दिया जाता है, ये हाई में भी दिया जा सकता है, ये असेंबली में भी दिया जा सकता है, असेंबली में भी दिया जा सकता है, ये मशीन में भी दिया जा सकता है। बच्चों क्लियर? जो ये इनपुट जाता है इसको सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। इसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। याद रख लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर सोर्स कोड तो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। अरे नहीं, जो कंप्यूटर को दिया जाता है वो सोर्स कोड है। पहले के जो कंप्यूटर होते थे उनमें मशीन लैंग्वेज ही सोर्स कोड हुआ करती थी। पहले के कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर को दिया जाता था वो 1010 की स्ट्रीम दी जाती थी। तो पहले के कंप्यूटर में 1010 की जो स्ट्रीम दी जाती थी उनको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 10 को डायरेक्ट समझ लेता है। बच्चों याद रखना, जब उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसका मतलब टाइम बहुत कम यूज होता था। जब मैं बात मशीन की करता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 और 0 की बात कर रहे हैं सर। जब मैं ऑब्जेक्ट कोड की बात करता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए गुरुजी 1 और 0 की बात कर रहे हैं। 1 0 बोलो, ऑब्जेक्ट कोड बोलो, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट कोड समझने की कोशिश करना। तो जब शुरू के कंप्यूटर थे, शुरू के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इनपुट में डालते थे वो 10 की स्ट्रीम डालते थे, और कंप्यूटर के अंदर वो 10 की स्ट्रीम जाती थी, और उसको ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, और बहुत फास्ट होती थी। कंप्यूटर डिपेंडेंट थी। कंप्यूटर इसलिए डिपेंडेंट थी क्योंकि कंप्यूटर कोई 8 बिट का था, कोई 16 बिट का था, कोई 32 बिट का था। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर डिपेंडेंट होती है। हर मशीन की अपनी अपनी कोडिंग होती है। यूजर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यूजर नहीं समझ सकता, कठिन होता है यूजर को समझने के लिए, यूजर फ्रेंडली नहीं है। कौन सी? मशीन लेवल लैंग्वेज। फिर जमाना आया, थोड़ा अप हुआ, जनरेशन में अपवर्ड हुआ तो असेंबली आई। असेंबली में क्या है? कोड यूज किए गए। असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड यूज किए गए। और बच्चों जो कोड यूज किए गए, मतलब पहले क्या होता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, मान लीजिए ये कोई आपका डेटा है, ये कोई आपका डेटा है, और यहां पर 1 + 5 करना है। तो बच्चों ये ऑप कोड कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? ऑप कोड। और 1 और 5 क्या कहलाता है? ऑपरेंड। तो बच्चों जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, अगर मैं बात करूं मशीन, तो यहां ऑप कोड भर दिया। मान लीजिए क्या भर दिया? ऑप कोड।
बच्चों क्लियर? यहां ऑपरेंड नंबर 1 भर दिया, यहां ऑपरेंड नंबर 1, यहां पर ऑपरेंड नंबर 1, और यहां पर भर दिया मान लीजिए ऑपरेंड नंबर 2, ऑपरेंड नंबर 2। और बच्चों ये किस में भरा जाता था? 1011 और मान लीजिए 11001101। तो बच्चों ये ऑपरेंड नंबर 2 है, ये ऑपरेंड नंबर 1 है, और ये आपका ऑपकोड है। ये स्ट्रीम दी जाती थी मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, ऐसे कन्वर्ट करके अपन लिखते थे और 10 में लिखते थे, इसलिए इनको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार ये क्वेश्चन आया है ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है? तो बच्चों ऐसी लैंग्वेज है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज। शुरू में आने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? शुरू में आने वाली लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज थी। मशीन लेवल लैंग्वेज में स्पीड सबसे फास्ट होती है, लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज याद रखिए सीपी टू सीपी वेरी भी करती है। एक मशीन की लैंग्वेज दूसरे पे नहीं चल सकती, एक मशीन पे बने प्रोग्राम दूसरे पे नहीं चल सकते। डिपेंड करता है उस मशीन और उस मशीन की नेचर। ये मशीन फ्रेंडली तो था लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं था। एक बंदे को अगर प्रोग्राम चलाना है तो उसकी मशीन साथ में लेके जाना पड़ता था। बच्चों अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या इसके लिए किसी कंपाइलर की जरूरत थी? क्या नहीं। क्या किसी ट्रांसलेटर की जरूरत थी? क्या नहीं। क्या किसी लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत थी? क्या नहीं। स्पीड क्या थी? बहुत फास्ट थी। यूजर फ्रेंडली थी? क्या नहीं। क्या मशीन फ्रेंडली थी? क्या यस। क्या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए पर्टिकुलर मशीन चाहिए थी? क्या यस। मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने मशीन लेवल लैंग्वेज समझाई, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। जो भी मैंने 15 मिनट तक भाषण बोला इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसको कैच कीजिए, बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। आज बच्चों क्लियर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स? ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर ये बताता है कि करना क्या है, और ऑपरेंड्स ये बताता है किन के बीच में करना है। मैंने कहा 3 + 5 कीजिए, तो क्या करना है? प्लस करना है। इसको बोलते हैं ऑपकोड। ऑपकोड या ऑपरेटर एक ही बात होता है। ऑपरेटर हाई लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऑपकोड असेंबली में बोलते हैं। बच्चों क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं? ऑपरेटर बोलो, ऑपरेटर बोलिए, चाहे ऑपकोड बोलिए, इनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर और ऑपकोड एक ही बात है। ऑपरेटर अपन हाई लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं और ऑपकोड अपन असेंबली में बोलते हैं, असेंबली में बोलते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? बच्चों जिसने क्वेश्चन पूछा था उसके क्लियर है क्या? आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपकोड एंड ऑपरेंड। तो ऑपकोड क्या करना है और ऑपरेंड किस पे करना है, ये ऑपरेंड कहलाते हैं। देखिए आप, ऑपकोड और ऑपरेटर एक ही चीज है, और ऑपरेंड और डेटा एक ही चीज है। क्या ये क्लियर है क्या? ऑपरेंड और डेटा एक ही चीज है। ऑपकोड क्या होता है? ऑपरेशन कोड। ऑपकोड की फुल फॉर्म कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, ऑपकोड की फुल फॉर्म होती है ओप कोड, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड मतलब क्या ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या कहलाता है? ऑपकोड। थोड़ी जुकाम लगी हुई है, आवाज क्लियर आ रही है ना? सब समझा देंगे, लास्ट तक देखते जाओ, सुनने की कोशिश ज्यादा करो। मैंने आपको कई बार बताया मेरे को सुनने आते हैं लोग। क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना, आपके मन में आए उतने पूछ लेना, लेकिन पहले 1 घंटे मेरे को सुनो, ढंग से सुनो, फिर 5 मिनट में एक्स्ट्रा लेता हूं। ऑपकोड मतलब ऑपकोड। ऑपकोड क्या होता है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बार बार, ऑपकोड क्या होता है गुरुजी? ऑपकोड की फुल फॉर्म है ऑपरेशनल कोड। ऑपरेशन कोड या ऑपरेशनल कोड, क्या ऑपरेशन है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये ऑपकोड कहलाते हैं। प्लस को अपन कहते हैं ऐड, ये ऑपकोड कहलाता है। अब इसमें ये हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करते हैं, इसलिए इनको ये ऑपरेटर कहते हैं। बच्चों क्लियर? हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं और असेंबली में ऐसे लिखते हैं। बच्चों इसको एसयू भी लिखते हैं, इसको एमयूएल लिखते हैं। बच्चों इनको अपन ऑपकोड कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑपकोड। और बच्चों यही चीज हाई में क्या कहलाती है? ऑपरेटर। अब क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेंड एंड ऑपरेंट एक ही चीज है। बच्चों क्लियर? ये समझ में आ गया क्या?
मैं क्या कह रहा हूं, ये प्लस माइनस, ये क्या कहलाता है, ऑपरेटर, और ये क्या कहलाता है, ऑपकोड। अब बच्चों जैसे मैंने ये लिखा, बच्चों इनको बोलते हैं ऑपरेंड, ऑपरेंड, ऑपरेंड या डेटा कहते हैं। बच्चों ये क्लियर है क्या? समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों जो मशीन लेवल लैंग्वेज चली, मशीन लेवल लैंग्वेज में ऑपकोड को ऑपकोड ही कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज में ऑपकोड को ऑपकोड ही कहते हैं। मशीन या लो बोल दो, लो लेवल लैंग्वेज में इसको ऑपकोड कहते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में इसको ऑपरेटर कहते हैं। बच्चों क्लियर? अभी 10 मिनट दो मेरे को, पहले सुन तो लो। क्वेश्चन इतने पुटअप कर दिए पढ़ाने नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन इतने पुटअप कर दिए, क्या मेरे को 1 घंटा नहीं दे सकते? उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछना। हाँ जी सुनिए फिर क्वेश्चन आ गया। हाँ जी करो स्टार्ट। सुनिए, तो जब सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज आई, मतलब 10 की स्ट्रीम आई, 10 की स्ट्रीम आई, तो 10 की स्ट्रीम को कन्वर्ट करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब शुरू में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर ये नहीं आए। बच्चों ये क्लियर हो गया? क्योंकि पहले मशीन लेवल लैंग्वेज थी, सीपीयू के ऊपर डिपेंडेंट था कि बच्चों वो उस कोड को एग्जीक्यूट करवाता है या नहीं करवाता। अलग अलग सीपीयू अलग अलग तरीके से काम करते थे। मशीन लेवल लैंग्वेज सीपीयू डिपेंडेंट थी, स्पीड बहुत फास्ट थी, लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं थी। आपका प्रोग्राम एक मशीन पे रन होता है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी मशीन पे रन हो। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। और स्टार्टिंग स्टेज पे जो लैंग्वेज आई वो कौन सी लैंग्वेज थी बच्चों? मशीन लेवल लैंग्वेज। जमाना बदलता गया, फिर आई आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी बच्चों मशीन डिपेंडेंट थी। 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज अलग है, और 8086 की माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज अलग है। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऑपरेंड और ऑपकोड, ऑपरेंड और ऑपकोड सिंबल के फॉर्मेट में आ गए, जिनको नेमोनिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ये कह दे कि सर ऐड करना है, तो 10 की स्ट्रीम की जगह अपन ऐड लिखने लग गए। बच्चों क्लियर? इनके एड्रेसिंग मोड आए डिफरेंट डिफरेंट, तो बच्चों इनको अपन क्या बोलते हैं? नेमोनिक्स, नेमोनिक्स कहते हैं। बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर है? तो याद रखना असेंबली कोड में ऑपकोड आने लग गए, मतलब आप 1010 की स्ट्रिंग की बजाय ऐसे कोड काम में ले सकते हो। यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली होने लग गए, यूजर इनको समझना स्टार्ट कर चुका है। पहले क्या था, यूजर 1010 एक बड़े प्रोग्रामर की जरूरत होती थी जो कन्वर्ट करे 1010 में। अब इसको ज्यादा यूजर फ्रेंडली हुई असेंबली लैंग्वेज, अब ज्यादा यूजर फ्रेंडली हुई। नेमोनिक्स आ गए बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया होगा? बच्चों याद रखना, एड ए और 05 मैंने ऐसे लिख दिया, तो एक्यूमुलेटर में 5 जोड़ दीजिए। बच्चों क्लियर? और आंसर एक्यूमुलेटर में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपके ऑपरेंड आने लग गए। ऑपरेंड भी आप, ऑपरेंड भी आप डेटा के फॉर्मेट में लिख सकते हो। बच्चों क्लियर? यानी 1010 की स्ट्रीम खत्म हो गई और यहां पर ऑपकोड आने लग गए। असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली के लिए क्या हुआ? तो बच्चों ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। ट्रांसलेटर की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो आपका सीपीयू है केवल 1010 को समझता है। बच्चों वो एड को नहीं समझता, वो एसयूपी को नहीं समझता, वो एमयूएल को नहीं समझता, वो निमोनिक्स को नहीं समझता। तो बच्चों याद रखना, पहले मशीन आई, उसके बाद असेंबली आई। असेंबली में क्या हुआ समझ में आ गया होगा? जो भी आप इनपुट में डालते हो उनको सोर्स कोड कहते हैं। पहले इनपुट में मशीन डाली जाती थी तो वो भी सोर्स कोड थी। आजकल इनपुट में असेंबली डाली जा रही है तो वो भी सोर्स कोड है बच्चों। लेकिन याद रखना, आप किसको समझाना चाहते हो? आप समझाना चाहते हो सीपीयू को, और सीपीयू समझता है 10 को। तो आप बताइए क्या सीपीयू इसको समझ पाएगा? क्या नहीं समझ पाएगा? इसलिए इनके बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। बच्चों इनपुट और मेमोरी के बीच में, इनपुट और मेमोरी के बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि सीपीयू का मतलब आपका सीपीयू प्लस मेमोरी होता है। जब डेटा यहां से यहां जाएगा तो वो 1010 में कन्वर्ट होके ही जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर जो ट्रांसलेटर आया उसका नाम है असेंबलर। क्या है बच्चों? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? तो मान लीजिए मैंने सोर्स कोड डाला, यहां पर मैंने सोर्स कोड डाला, और ये सोर्स कोड क्या है? तो सबको पता है सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज में है। एड A05 इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली। अब बच्चों ये कहां जा रही है? ये जो डेटा होता है ये मेमोरी में जाता है, लेकिन बच्चों ये तो जा नहीं सकता, ये तो ऑब्जेक्ट फाइल जाएगी इसके अंदर। ऑब्जेक्ट फाइल मतलब इसका कन्वर्जन रूप जाएगा,
ऑब्जेक्ट फाइल उन फाइल्स को कहते हैं जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट समझी जा सकती है। जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट समझी जा सकती है उनको क्या कहते हैं अपन? ऑब्जेक्ट फाइल। बच्चों क्लियर? याद रखना, सोर्स फाइल जो इंसान पुटअप करता है, सोर्स फाइल जो यूजर पुटअप करता है, ऑब्जेक्ट फाइल जो सीपीयू द्वारा रीड की जा सकती है। बच्चों क्लियर? तो याद रखना, मान लो ये अमेरिका का बंदा है, ये इंडिया का बंदा है। बच्चों ये कौन सी समझता है? असेंबली। ये कौन सा समझता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो चाहे मशीन बोलो एक ही बात है। ऑब्जेक्ट बोलो चाहे मशीन बोलो एक ही बात है। ये क्या समझता है? असेंबली। और ये क्या समझता है? ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इनके बीच में क्या लग गया? असेंबलर लग गया। क्या लग गया? रिपीट कीजिए, असेंबलर। तो असेंबलर में से गुजरती है और असेंबलर इनको 1010 के फॉर्मेट में, या फिर ये बोलो ऑब्जेक्ट फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। क्या ये क्लियर है? क्या याद रखना, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। कहां पर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी? असेंबली में। उस ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं अपन? असेंबलर कहते हैं। कोई पूछे असेंबलर क्या करता है, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है। या फिर ये बोलिए सोर्स कोड में कौन सा सोर्स कोड होना चाहिए? सोर्स कोड तो तीन तरीके के थे, मशीन भी था, असेंबली भी था और हाई भी था। तो तुम ये बोलो हाई असेंबली सोर्स कोड को या फिर असेंबली लैंग्वेज बोल दो, एक ही बात है। तुम कंफ्यूज मत हो, मैंने आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है। तुम ये भी बोल सकते हो असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है। तुम ये भी बोल सकते हो असेंबली सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है। तुम ये भी बोल सकते हो असेंबली सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल रहा है। बच्चों क्लियर? तो बोलने के बहुत सारे तरीके, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। असेंबली को ऑब्जेक्ट में बदल रहा है, असेंबली सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है, असेंबली सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल रहा है। बच्चों क्लियर? तो असेंबलर बहुत सारी बुक में अलग अलग लिखा होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि गुरुजी कहीं तो ये बोलता है असेंबली सोर्स कोड, कहीं ये बोलता है असेंबली को बदलता है। तो आंसर क्या थे? हम तो सारे ही सही है। याद रखना, असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करता है, उसका नाम क्या है? असेंबलर है। बच्चों यहां तक क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब बताओ क्या होगा? मशीन से स्पीड कम होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि कन्वर्जन में टाइम लग रहा है। क्लियर बच्चों? लेकिन यूजर फ्रेंडली होगी, बिल्कुल होगी, यूजर फ्रेंडली होगी। असेंबलर एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? समझ में आ गया होगा बच्चों। हाँ, अगर एफिशिएंसी की बात करें तो यूजर की एफिशिएंसी तो बढ़ गई, लेकिन मशीन की एफिशिएंसी कम हो गई। बच्चों क्लियर? यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? क्लियर है? सर ऑब्जेक्ट और मशीन कोड एक ही होते हैं? यस। अंतर कहां है? उसमें कुछ चीजें जुड़ती जाती है जो मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर? लेकिन पहले तुम इतना समझ लो, असेंबली क्या है जो नेमोनिक्स में लिखी जाती है, असेंबली क्या है जो मशीन लैंग्वेज के बाद में आई, असेंबली सोर्स कोड क्या होते हैं। तो याद रखना कि पहले मशीन में प्रोग्रामिंग होती थी, अब जो प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली सोर्स कोड में होती है। लेकिन ये जाएगा कहां? ये कंप्यूटर में जाएगा। कंप्यूटर का मतलब तुम सीपीयू क्यों लेते हो? कंप्यूटर का मतलब होता है प्राइमरी प्लस सीपीयू दोनों मिलाकर। तो बच्चों ये कंप्यूटर में जाएगा, तो कंप्यूटर तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई इनको समझता ही नहीं है। कंप्यूटर तो 1010 को समझता है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमेरिका वाले को इंडिया वाले से बात करनी है, तो आपको पता है अपने प्रधानमंत्री जी साथ में एक बंदे को रखते हैं जो इधर की बात को सुनकर इधर बोलते हैं और इधर की बात को सुनकर इधर बोलते हैं। उसी को अपन ट्रांसलेटर कहते हैं, उसी को लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे बोलो। लैंग्वेज प्रोसेसर भी वही है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी वही है। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बच्चों अपन आगे। अब बच्चों, अब जो लैंग्वेज आई आज के जमाने में जो अपन यूज कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर? हाँ 80 क्या लैंग्वेज ये कह रहे हैं कि मशीन डिपेंडेंट है क्या? यस। 8085 के अंदर ये प्रोग्रामिंग अलग तरीके से करते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, यानी माइक्रो प्रोसेसर बदलता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रोग्रामिंग भी बदलती जाएगी। जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी मशीन डिपेंडेंट है। अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर है तो उसकी प्रोग्रामिंग अलग तरीके से होगी, और अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर है तो उसके अंदर जो डाला जाएगा उसकी प्रोग्रामिंग अलग होगी। जैसे सी के अंदर कोई प्रोग्राम अलग होगा, C++ में अलग होगा। बच्चों क्लियर है? समझ में आ गया? तो याद रखना ये भी मशीन डिपेंडेंट है। क्लियर? ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अब तक मैंने दो चीज समझाई आपको, पहले मशीन आई फिर असेंबली आई। क्लियर? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सोर्स कोड तो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है क्या? ये भी इंग्लिश है।
ये भी इंग्लिश है, देखिए आप, क्लियर है। तो सोर्स कोड ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखे जाते हैं, सोर्स कोड उनको कहते हैं जो इनपुट दिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट कोड वो होते हैं जो कन्वर्जन करने के बाद बनते हैं। जो मशीन ओरिएंटेड है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड है वो सोर्स कोड कहलाते हैं। बताइए अभी तक क्लियर है क्या? इस आधे घंटे की क्लास में जो जो भी मैंने बोला वो सब कुछ क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। सब कुछ समझा दिया जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। पहले कमेंट करो क्या आपके क्लियर है क्या? कमेंट चेक करना अर्पित। हाँ जी, चले आगे, अभी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको सब आंसर मिल जाएगा। आप इधर देखिए, बस कमेंट का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों याद रखना, जो असेंबलर है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है? तो असेंबलर है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अभी आप इसको समझो, क्लियर सब आ जाएगा। इधर देखिए, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है तो सुनना। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यहां आपका सोर्स कोड होता है। ये सोर्स कोड जो होगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा, एक तरीके से कंप्लीट इंग्लिश, जैसे सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, या सी प्लस प्लस में लिखा जाएगा, या सी शार्प में लिखा जाएगा, या जो भी है वो इसमें लिखा जाएगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे वही आप हेडर फाइल्स यूज करते हो, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि सी पढ़ा दिया। हेडर फाइल्स बच्चों प्री प्रोसेसर यूज करते हो, वही आप वर्ड मैनेज यूज करते हो। ये आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज है जिसको अपन हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर? अब क्या होता है, सुनने की कोशिश करना। यह हाई लेवल लैंग्वेज आपको यहां पर आपको किसके पास भेजना है? यहां पर भेजना है आपको प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू, या फिर कंप्यूटर बोल दो इसको। ये लीजिए, प्राइमरी मेमोरी प्लस सीपीयू की बात चल रही है बच्चों, क्लियर? इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मिक्स होता है, इनको अलग अलग मत समझो आप। यहां पर आइए, अब बच्चों जब ये यहां से यहां पहुंचेगा उससे पहले कुछ स्टेप से होकर गुजरता है। बच्चों ये क्या चीज है? ये आपका सोर्स कोड है। बच्चों क्या ये समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। तो फिर यहां क्या करेंगे? यहां कंपाइलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? कंपाइलर। बच्चों क्लियर? ये कंपाइलर क्या करेगा? ये जो कंपाइलर है वो इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। बच्चों क्लियर? कंपाइलर इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। बच्चों यहां तक क्लियर? एक बार बताइए, कंपाइलर इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों क्लियर? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब बच्चों ये क्या करेगा? ये इसको प्राइमरी में डालेगा। बच्चों क्लियर? प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के अंदर डालेगा। इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है। लेकिन इसके बीच में भी लिंकर और लोडर और आता है, लिंकर और लोडर और आता है जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुम इतना समझो, अभी तुम इतना समझो कि जो कौन यहां कंपाइलर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट में बदलता है। बस इतना याद रखो, हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट में बदलता है। पूरा समझाऊंगा 10 मिनट बाद। हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट में बदलता है, उसका क्या नाम है? कंपाइलर। या फिर ये बोल दो, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। बच्चों क्लियर? और जरूरत पड़े तो मशीन को फिर आई में बदल देता है। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन में कन्वर्ट हुई, मशीन में एग्जीक्यूट हुआ, फिर मशीन में जो आंसर एग्जीक्यूट हुआ उसको वापस हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूजर को पहुंचाता है। यूजर क्या समझता है? यूजर समझता है हाई कहां गई? हाई गई सीपीयू के, आई गई कंप्यूटर के अंदर। किसमें कन्वर्ट होके? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके। ऑपरेशन किसमें होगा? ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। बच्चों क्लियर? याद रखना, ये ट्रांसलेट कौन करता है? ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। अब बच्चों कंपाइलर ने कन्वर्ट किया, बिल्कुल किया। कंपाइलर ने कन्वर्ट किया, बिल्कुल कर दिया। किसमें चेंज हो गई? ऑब्जेक्ट। वर्किंग किस पे होगी? ऑब्जेक्ट के ऊपर।
बच्चों क्लियर? उसमें भी एग्जीक्यूटिव फाइल और ये बनती है, लेकिन अभी रुक जाओ, 5 से 10 मिनट रुक जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पुटअप करना। यहाँ क्या थी? हाई थी। यहाँ क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। एग्जीक्यूट वाला पार्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बच्चों ऑब्जेक्ट को वापस यूजर के पास पहुंचाना, कि आपका आउटपुट ये वापस किस में चेंज हो जाती है? हाई में। तो इसका मतलब हाई को लो, लो को हाई। असेंबलर क्या करता है? असेंबली को लो और लो को असेंबली। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। और मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। असेंबलर के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत थी क्या? असेंबली लैंग्वेज के लिए बिल्कुल। क्या नाम था? असेंबलर। हाई के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। क्या नाम है? कंपाइलर। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको पूरा नहीं समझा रहा मैं, अभी तो केवल कंपाइलर की डेफिनेशन दे रहा हूं। जो कंपाइलर वो है जो हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और मशीन को वापस हाई में चेंज कर देता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली को मशीन और मशीन को वापस असेंबली में कन्वर्ट कर देता है। और मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर की कोई जरूरत नहीं है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है। असेंबली के लिए भी है और हाई के लिए भी है। अब क्वेश्चन ये उठे कि सर हाई को लो में कन्वर्ट करने के लिए कितने तरीके के सॉफ्टवेयर की जरूरत है? तो 2 तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। बच्चों क्लियर? इसको भी समझना। देखिए आप, एक तो होता है बच्चों कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर। और एक होता है इंटरप्रेटर। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? ये पूरा प्रोग्राम है, पूरा का पूरा प्रोग्राम है। बच्चों क्लियर? इसको कंपाइलर ले लेता है अपने अंदर, कंपाइलर अपने अंदर ले लेता है। बच्चों क्लियर? कंपाइलर ने इसको लिया, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लिया, पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट एक साथ बना दिया। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। पूरे सोर्स कोड को, ये कौन सा है बच्चों? सोर्स कोड। ये पूरे सोर्स कोड को कंपाइलर एक साथ लेता है और उसका पूरे को ऑब्जेक्ट बना देता है। अब पूरे का ऑब्जेक्ट अगर बना दिया तो इसको होल्ड करने के लिए मेमोरी स्पेस की जरूरत है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है। बच्चों क्लियर? बच्चों यहां तक ध्यान रखिए। इंटरप्रेटर क्या करता है? मान लो ये प्रोग्राम है, इनके ये एक एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन को उठाया इंटरप्रेटर ने एक इंस्ट्रक्शन को उठाया, एक इंस्ट्रक्शन को उठाया और उसको रन करवा देता है साथ ही साथ। क्या करवा देता है? रन। क्या ये रन हुआ एक साथ? नहीं। यहां क्या हुआ? पूरे प्रोग्राम को लिया, कंपाइलर में डाला, कंपाइलर ने पूरी प्रोग्राम को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। बच्चों क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये रन होने जाता है। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये रन होने जाता है। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पहले इसको प्राइमरी मेमोरी में लोड करने की जरूरत पड़ी, यहाँ प्राइमरी मेमोरी में लोड करने की जरूरत पड़ी। यहाँ ऐसा नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन आया, इंटरप्रेटर के अंदर गया और उसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट, और एक इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट रन के अंदर भेज दिया। इसका मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन को रन करवाता जा रहा है, एक एक इंस्ट्रक्शन बोलता जा रहा है, उसको रन करवाता जा रहा है। यहाँ मेमोरी की कम जरूरत पड़ी। इसकी स्पीड क्या होती है? ध्यान रखना, इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करवा रहा है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने मूवी देखी होगी, एक मिनट सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, एक मूवी देखी होगी आपने। क्या है मूवी? सुनो, एक मूवी है, पूरी की पूरी 2.5 घंटे की मूवी है। 2.5 घंटे की मूवी है और 2.5 घंटे की मूवी अगर आपने चलाई तो आपको पता है कि उसके नीचे हिंदी या इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। क्यों आता है वो? क्योंकि वो आपका कंपाइलर है। एक तरीके से पूरी की पूरी मूवी को आपने कन्वर्ट कर दिया, मूवी चलती जा रही है और उसके नीचे आपका डेटा भी चलता आ रहा है, वो आपका पूरा का पूरा कंपाइलर है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है बच्चों? हाँ, सब टाइटल जिसको अपन बोलते हैं, यानी पूरी की पूरी मूवी है, उसको मैंने कंपाइल कर दिया, कंपाइल करके मैंने सब टाइटल लगा दिए। सब टाइटल समझ में आया? वो एक तरीके से कंपाइलर है, यानी पूरी की पूरी मूवी को एक साथ ही मैंने सब टाइटल में कन्वर्ट कर दिया। एक होता है अपने प्रधानमंत्री जी यहाँ वो बोलते जा रहे हैं और अमेरिका वाले को समझाते जा रहे हैं। बच्चों क्लियर? ये क्या है? ये अमेरिका है। कौन है? ये सीपीयू है। ये कौन है? अपने प्रधानमंत्री जी है। यहाँ पर कौन है? ट्रांसलेटर है। एक लाइन उठाई कि अब अमेरिका वाले ने ये बोला, ट्रांसलेट कर दिया। बच्चों क्लियर? ये होता है आपका इंटरप्रेटर। यहाँ स्पीड थोड़ी कम होती है, यहाँ स्पीड फास्ट हो जाती है। यहाँ मेमोरी की जरूरत पड़ती है, या मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती है। एक तरीके से ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है, या ऑब्जेक्ट फाइल को होल्ड करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। इंटरप्रेटर में भी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, लेकिन ये डायरेक्ट रन होने चले जाती है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
या एरर निकालना आसान है क्योंकि एक लाइन ली, एग्जीक्यूट कराया और एरर निकाल दी। यहाँ पूरे का पूरा कन्वर्ट होता है तो एरर निकालना मुश्किल काम हो जाता है। स्पीड देखा जाए तो किसकी फास्ट है? स्पीड इसकी फास्ट है। अगर स्पीड की बात करूं इसकी फास्ट है। एरर निकालना किसमें मुश्किल है? इसमें मुश्किल है। एरर निकालना यहां पर आसान है। बच्चों क्लियर? या मेमोरी स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मेमोरी स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मेमोरी स्पेस की यहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी या मेमोरी स्पेस की कम जरूरत पड़ेगी। बच्चों क्लियर? वापस सुन लो। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है और उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है और उसको रख देता है, और फिर वो ऑब्जेक्ट रन होने जाते हैं। किसके पास रन होने जाते हैं? रन तो सीपीयू कराता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। स्पीड बढ़ जाती है, कंपाइलर की स्पीड बढ़ती है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को उठा के उसको रन कराता है। एक एक लाइन को, जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अमेरिका वालों को कुछ समझाना है तो उसके साथ दो भाषिया होता है, यानी ट्रांसलेटर होता है। एक एक वर्ड सुनकर उसको ट्रांसलेट करता है। मेरे हिसाब से इमेज क्लियर हो गई होगी। ये क्या है? आपकी पूरी की पूरी मूवी है, इसको सब टाइटल में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर देता है? कंपाइलर। एक साथ ही कन्वर्ट करके रख देता है मेमोरी के अंदर। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब बच्चों बात यह है, क्या वाकई इतना ही काम होता है या और भी काम होता है? इंटरप्रेटर में बताओ, क्या आपको ज्यादा मेमोरी की जरूरत है? नहीं। क्या कंपाइलर में ज्यादा मेमोरी की जरूरत है? यस। क्या कंपाइलर फास्ट है? यस। क्या कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कराता है? यस। क्या इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कराता है? नहीं। क्या एक साथ ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है क्या इंटरप्रेटर? नहीं, नहीं करता। इंटरप्रेटर में एक एक लाइन की एक एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। बच्चों क्लियर? मतलब एक एक लाइन की ये क्लियर है क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ गया? मतलब आपने इनपुट डाला, डायरेक्ट रन, इनपुट डाला, डायरेक्ट रन, इनपुट डाला, डायरेक्ट रन। बच्चों क्लियर? ये किसके अंदर होता है? या इंटरप्रेटर के अंदर होता है। अच्छा, इनपुट डाला, इकट्ठा किया, डायरेक्ट कंपाइल किया, कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल बना दी। बच्चों क्लियर? मेमोरी में डाल दिया, फिर रन होता है, तो किसके अंदर होता है? कंपाइलर। बच्चों यहां तक क्लियर हो तो बोलिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कोई डाउट हो तो बोलो। एक बार कमेंट दिखाना छोटू, ऊपर कमेंट दिखो। सर टाइपिंग क्या होती है? तो टाइपिंग इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि आप टाइप करते जा रहे हो, आउटपुट में आता जा रहा है। बच्चों क्लियर? टाइपिंग इंटरप्रेटर का काम करता है, आप इनपुट डालते जा रहे हो, आउटपुट में आता जा रहा है। क्लियर? सर टाइप करते टाइम ही चला जाता है, प्राइमरी मेमोरी में तो कंपाइल तो बाद में होता है। इंटरप्रेटर का मतलब समझ में आ गया? मेमोरी की जरूरत ही नहीं है। बच्चों क्लियर? आप जो टाइपिंग करते हो इंटरप्रेटर के थ्रू हो रही है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? और बोलिए, ऊपर लेना छोटू। सर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या है? ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर और है क्या? ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही तो है। बच्चों क्लियर? अग्रिमा सर रिवीजन करा दो। किसका रिवीजन करा दो? अरे पहले सुन तो लो, रिवीजन तो बात की बात है। नेक्स्ट, महेंद्र अटल के क्लियर हो या और रिपीट करना है? कंपाइलर क्या होता है समझ में आ गया? सी का क्या होता है? कंपाइलर, क्योंकि पहले पूरा प्रोग्राम लिखते हो, आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो कंप्लीट, लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हो। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं होता, टाइप कर रहे हो, इंटरप्रेटर। क्लियर है क्या? इंटरप्रेटर एक एक लाइन जाती है, एग्जीक्यूट होता है। समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर है क्या? यस। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर को कंपाइलर मत बोलो, कंपाइलर को इंटरप्रेटर मत बोलो, दोनों को ही अपन लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। सुन लो वापस, मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिए सी में जब लिखते हैं तो सबसे पहले तो एडिटर पे रहता है। किस पे रहता है? एडिटर। जब अपन उसको क्या कराते हैं? कंपाइल, तब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट अब क्या होता है क्या नहीं होता वो एरर बताऊंगा मैं आपको, 5 मिनट दो। क्लियर बच्चों? ठीक है। जब अपन टाइप करते हैं तो आपका डेटा कहां जाता है? सबसे पहले क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाता है। क्लिपबोर्ड मेमोरी क्या होती है? टाइप करते वक्त जो भी डेटा है वो कहां जाता है? तो क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर जाता है। बच्चों क्लियर? क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर जाता है। मान लो मैंने पूरा अक्षर नहीं लिखा और मैंने लिखा राम में, तो राम में फिर अपन एंटर करते हैं। बच्चों क्लियर? तभी तो पूरा दिखता है ना, तब तक वो क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर पड़ा रहता है। ये सब समझाया जाएगा।
आप पेशेंस रखो, आप क्वेश्चन बहुत पुटअप करते हो। सुनना है नहीं, समझना है नहीं, पूरा सुनोगे नहीं, उससे पहले 10 क्वेश्चन डाल दोगे। यहां तक बताओ ये क्लियर है कि ट्रांसलेटर की कहां कहां जरूरत पड़ी और कौन कौन से ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी? केवल अभी इतना समझाया मैंने। क्लियर? मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत है क्या? नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत है क्या? यस। असेंबली में ट्रांसलेटर की जरूरत है क्या? यस। असेंबली मशीन डिपेंडेंट है क्या? यस। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है क्या? नो। मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है क्या? यस। यूजर फ्रेंडली कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज अधिकतर किस में लिखी जाती है? इंग्लिश में लिखी जाती है। असेंबली भी अधिकतर इंग्लिश में लिखी जाती है। तो अगर कोई ये पूछ ले कि इंग्लिश में लिखी जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो आंसर देना हाई लेवल लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं वापस। देखिए अब बात यह है कि ये एग्जीक्यूट का पार्ट कैसा है। इंटरप्रेटर की स्पीड कम होती है, कंपाइलर की स्पीड ज्यादा होती है। इंटरप्रेटर में एक एक लाइन जाती रहती है, इंस्ट्रक्शन जाता रहता है। याद रखना प्रधानमंत्री और अभी बाइडेन ये दोनों बातें करते हैं, तो कैसे बात करते हैं? क्या पूरा प्रधानमंत्री जी बोल देंगे लेटर उसके बाद कन्वर्ट करेगा? नहीं, वो कन्वर्टर बावला हो जाएगा। ये इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। और मूवी का कंसेप्ट है तो मैंने आपको पूरा बोल दिया कि जैसे ही मूवी बनाई जाती है उसका सबटाइटल बना लिया जाता है और बच्चों वो चलता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। काम कैसे होता है? अब सुनना काम की चीज। ये आपका सोर्स प्रोग्राम होता है। मान लो सी मैंने पढ़ाई तो सी लैंग्वेज है। बच्चों ये किस में लिखी होती है? एडिटर। सबसे पहले ये एडिटर में पड़ा रहता है। जब तक आप लिखते हो ये एडिटर में पड़ा रहता है। अब बच्चों ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल होने जाता है। कहा जाता है? कंपाइल होने जाता है। कंपाइल होने जाता है बच्चों, कंपाइल होने जाता है। यहां पर कंपाइल के साथ साथ यहां प्री प्रोसेसर और लगे रहते हैं। प्री प्रोसेसर पूरा कंसेप्ट को समझना। यहां पर कौन सा कोड है? यहां पर सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड है। कौन सा कोड है? सोर्स कोड। ये यहां पर गया, ये कंपाइल हो रहा है, साथ के साथ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मैंने आपको समझाया था। जो मैक्रो होती है ना बच्चों, मैक्रो हैश डिफाइन राम। राम का मतलब ये है, तो राम की जगह जो भी यूज करना है वो कर सकते हो यहां पर। बच्चों क्लियर? अगर तुमने सी लैंग्वेज पढ़ी है मेरे से तो मैंने आपको मैक्रो अच्छी तरीके से 2 दिन तक पढ़ाया था। तो बच्चों वो प्री प्रोसेसर अपनी जगह, जो यहां पर मान लो कहीं प्री प्रोसेसर यूज किया मैंने, मान लीजिए मैंने ऐसे किया हैश डिफाइन और ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी। तो बच्चों जहां जहां भी है उसको बदल देता है। प्री प्रोसेसर इसके अंदर आ गया। बच्चों क्लियर? वापस सुन लो, सी लैंग्वेज है, सोर्स कोड है। जो सोर्स कोड में ये जो है इनको बदलना है, इससे इसको प्री प्रोसेसिंग करवा देते हैं। अब ये प्योर सोर्स कोड में कन्वर्ट हो गया। प्योर सोर्स कोड क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। प्योर सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड के साथ सोर्स कोड में प्री प्रोसेसर को हटाने के बाद जो कोड बनते हैं उनको प्योर सोर्स कोड बोलते हैं। सबसे पहले आपका क्या था? सोर्स कोड। उस सोर्स कोड में मैक्रो भी होगी, उस सोर्स कोड में प्री प्रोसेसर भी होंगे। उनकी मीनिंग कुछ अलग होती है। तो फिर उनकी मीनिंग कहां से लाए? उनकी मीनिंग ऊपर लिखी होती है। मान लो प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई मैक्रो यूज कर ली, तो बच्चों क्या वो मैक्रो का कोई मतलब होता है? नहीं होता। वो कहां से देखेगा? उस प्री प्रोसेसर में देखेगा। वो प्री प्रोसेसर को ऐड करने के बाद जो बनता है उसको प्योर सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर सोर्स कोड कहते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर? अब बच्चों यहां पर जो कोड बनता है, याद रखना वो असेंबली कोड बना। कौन सा कोड बना? असेंबली। याद रखना असेंबली कोड बना। ये कौन सा कोड बना? आपका असेंबली कोड बना। बच्चों क्लियर? वापस सुन लो, जो कंपाइलर होता है उसके अंदर असेंबलर मिक्स होता है। कंपाइलर नहीं होता। कंपाइलर हाई को चेंज करता है लेकिन एक साथ बाइनरी में चेंज नहीं करता। कंपाइलर, याद रखना मैं जो बता रहा हूं उसको कैच करना। कंपाइलर पहले उसको असेंबली में कन्वर्ट करता है, फिर असेंबलर, कंपाइलर के साथ असेंबलर इनबिल्ड होता है। तो यहां ध्यान रखना ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद ये प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर यहां जुड़ा, ये प्योर सोर्स कोड बना। यहां पर क्या हो गया? असेंबली कोड बना। अब बच्चों ये असेंबली कोड जो बना, यहां पर जो बन गया ये असेंबली कोड है। ये कहां से गुजर रहा है? असेंबलर से। असेंबलर, क्योंकि कंपाइलर जब वर्ड यूज करते हो तो असेंबलर उसके अंदर इनबिल्ड है। ये असेंबलर पूरी प्रोसेसिंग समझा रहा हूं, ये असेंबलर इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? ऑब्जेक्ट कोड। बच्चों क्लियर? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है।
बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये ऑब्जेक्ट कोड किस में होता है? ये 1010 के फॉर्मेट में होता है। ये असेंबलर कोड होता है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। मैंने आपको कहा था, कई बार बोला था कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा एक बार जाके लोड होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में होता है। क्लियर? प्योर कोड इज इक्विवेलेंट टू असेंबली कोड। ठीक है, इसमें ये जोड़ दिया जाता है तो प्योर कोड बनता है। प्योर कोड जो यहां पर बनता है इसको असेंबली कोड बोलते हैं। ये प्योर कोड इसके साथ जाता है तो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद जो बनता है उसको असेंबली कोड कहते हैं। वापस सुन लो, ये आपका सोर्स कोड है जो आपने लिखा, ये प्री प्रोसेसर फाइल जुड़ी, ठीक है। फिर ये जब कंपाइल हुआ या कंपाइल होता रहता है, प्री प्रोसेसर फाइल जुड़ती रहती है। इस लाइन में गई, ठीक है, फिर अगली लाइन में गई, ठीक है, फिर अगली लाइन में गई, ठीक है, ये कंपाइल होता जा रहा है, फिर अगली लाइन में गई, ठीक है, कंपाइल होता जा रहा है, यहाँ प्री प्रोसेसर मिल गया, फिर कंपाइल हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये जब पूरा का पूरा हो जाता है, बच्चों ये जब पूरा का पूरा हो जाता है तो यहां पर बनता है, जब प्री प्रोसेसर पूरा हट जाता है तो उसको बोलते हैं प्योर सोर्स कोड। अब क्लियर है कि प्योर सोर्स कोड क्या होता है? प्योर सोर्स कोड ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसको सीरियल वाइज वो चेक करता रहता है, सीरियल वाइज चेक करता रहता है। जहां प्री प्रोसेसर होते हैं उनको हटा देता है, उनको हटा देता है तो सोर्स कोड जब पूरे प्री प्रोसेसर हट जाए, जब पूरे प्री प्रोसेसर हट जाए तब जाके वो बनता है प्योर सोर्स कोड। बच्चों ये क्लियर है क्या? बार बार ये प्रोसेसिंग कई बार चलती रहती है, देखते हैं यहाँ प्री प्रोसेसर आगे हटा दिया, फिर हटा दिया, इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पहुंच गया। अब बच्चों यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बन गई? असेंबली। असेंबली लैंग्वेज कहां से गुजरती है? असेंबलर। असेंबलर से गुजरेगी तो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड, ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, अब सुनना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। अब काम होता है हेडर फाइल्स का। अब तक क्या था? वापस सुन लो सोर्स कोड। फिर क्या हुआ? प्री प्रोसेसर हटे। प्री प्रोसेसिंग क्यों? प्रोसेसिंग से पहले का काम है। प्री प्रोसेसिंग हो गई, प्योर सोर्स कोड बना। ये कोड अधिकतर असेंबली होते हैं, फिर ये असेंबलर में चला गया या ऑब्जेक्ट कोड बन गया। अब यहां पर आइए, अब सुनना अच्छी तरीके से। इस ऑब्जेक्ट कोड में कई जगह अपन ने प्रिंटफ यूज किया, कई जगह अपन ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये यूज किया। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? तो बच्चों इनका मतलब कोई ना कोई फाइल है, कोई ना कोई फाइल है। बच्चों क्लियर? कोई ना कोई फाइल है जिसके अंदर प्रिंटफ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब डिफाइन है। अब उनको जोड़ने के लिए, इन फाइल को जोड़ने के लिए बहुत सारी फाइल होती है, ऐसी बहुत सारी फाइल होती है, उनको इसमें जोड़ने के लिए किसका यूज करते? लिंकर। किसका यूज करते? लिंकर। बच्चों ये क्लियर है क्या? वापस सुन लो, पहले सोर्स कोड था, सोर्स कोड गया कंपाइलर के पास, कंपाइलिंग होते होते प्री प्रोसेसिंग होती है, प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद प्योर सोर्स कोड बन जाता है। फिर वो प्योर सोर्स कोड जो है वो किसके पास गया? असेंबलर के पास। असेंबली ने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों प्री प्रोसेसिंग हो गई और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, यानी कोड बन गए। अब बच्चों याद रखना, ये बन गया 1010 की फॉर्मेट में। क्या बन गया? 10, क्योंकि असेंबलर से गुजरा, 101010 के फॉर्मेट में अपना पूरा प्रोग्राम। अब बच्चों इसमें क्या हुआ? केवल ये बचे प्रिंट है, प्लस माइनस, समझ में आ गया ना? ये सब किसके अंदर डिफाइन होते हैं? stdio.h के अंदर। strlen है, स्ट्रिंग, समझ में आ गया? स्ट्रिंग डॉट एच जोड़ दी, मैथ डॉट एच जोड़ दी, कोई भी फाइल जोड़ी मैंने, वो 1010 तो कन्वर्ट हो गया। लेकिन बच्चों इनको सबको इसके अंदर जोड़ना है, उसका काम है लिंकर का। लिंकर क्या करता है? समझ में आ गया होगा। लिंकर क्या करता है? लिंकर इसमें जोड़ देता है। अब बच्चों ये पूरा परफेक्ट प्रोग्राम बन गया, पूरा परफेक्ट प्रोग्राम बन गया। लिंकर के बाद ये पूरा परफेक्ट प्रोग्राम बन गया। बच्चों क्लियर? अब ये बच्चों ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कहां डाल दिया जाता है? प्राइमरी मेमोरी। समझ में आ गया क्या? अब प्राइमरी मेमोरी में जब इसको डाला जाता है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट कोड। एग्जीक्यूट कोड, एग्जीक्यूट कोड। बच्चों ये क्लियर है क्या? एग्जीक्यूट होने के लिए जो कोड जा रहा है उसको एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। बच्चों ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर क्या क्या है? सोर्स कोड सारे आ गए, जिसके अंदर प्री प्रोसेसर सारे आ गए, जिसके अंदर लिंकर्स की फाइल आ गई सारी की सारी। बच्चों ये सब मिलाकर इसको प्राइमरी मेमोरी में डाला जाता है, और जो डालता है उसका नाम है लोडर। क्या नाम है? लोडर। बच्चों लोडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो ऑब्जेक्ट कोड को, जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट कोड बना उनको प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या करता है? लोड करता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड कर देता है, उसका क्या नाम है? लोडर। पहले लिंकर काम करता है या लोडर काम करता है? पहले लिंकर काम करता है।
फिर लोडर क्या करता है, तो लोडर जो बन गया ना पूरी ऑब्जेक्ट फाइल, उसको किसके अंदर डाल देता है, प्राइमरी फाइल के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाल देता है, और इसी को एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। फिर ये कोड किसके पास जाता है, सीपीयू के पास, और सीपीयू इनको रन कराता है। बच्चों क्लियर, इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है। सबसे पहले सुन लो, पहले कंपाइलर काम करता है, फिर बच्चों कंपाइलर के अंदर ही असेंबलर होता है, ध्यान रखना, कंपाइलर का एक पार्ट ही असेंबलर है। तो बच्चों पहले सोर्स कोड होता है, फिर प्योर सोर्स कोड बनता है, फिर जो असेंबली कोड बना उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जो भी आपकी हेडर फाइल्स और ये है उनको कनेक्ट कर लेते हैं, अदर फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए लिंकर काम में लेते हैं, फिर लिंकर इन सबको हटा देता है, अदर फाइल्स को हटा देता है, लिंक कर देता है आपके ऑब्जेक्ट कोड को। अब बच्चों ये जो परफेक्ट बन गया इसको लोड कर दिया जाता है किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी, और ये एग्जीक्यूट कोड कहलाता है। मेरे हिसाब से क्लियर, और यही सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है। साक्षी कह रही है ये फाइलें कहां पर लोड हो रही है, यही कह रहे हो ना आप? तो ये जितनी भी फाइल होती है, सबसे पहले तो जब अपन कोडिंग करते हैं ना, तो ये सब होती है किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। क्लियर, कंपाइलर के अंदर होती है। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है, आपने देखा होगा C++ का इनका कंपाइलर होता है। तो एडिटर के ऊपर अपन प्रोग्राम को लिख लेते हैं, जैसे ही Alt F9 करते हैं इसका मतलब कंपाइलिंग हो रही है, कंपाइलिंग होके अपन यहां पर पहुंच जाते हैं, इतना काम हो जाता है। Alt F9 करते ही इतना काम हो जाता है आपका। बच्चों अगर एरर आ गई, मतलब लिंकिंग की एरर आ गई, लोडिंग की एरर आ गई। लिंकिंग की एरर क्या, प्रिंट टाइप की जगह मैंने प्रिंट लिख दिया। अब बच्चों बताओ इसका कोई कोड मिलेगा, इसकी कोई फाइल मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं लिंकिंग एरर। क्या बोलते हैं, लिंकिंग एरर। बच्चों क्लियर, क्या बोलते हैं, लिंकिंग एरर। क्या बोलते हैं, लिंकिंग एरर। तो बच्चों जब मैं Alt F9 करता हूं, इसका मतलब आप यहां तक पहुंच गए, प्राइमरी मेमोरी तक उसको पुट कर देते हो। बच्चों क्लियर। अच्छा, तो इससे पहले गुरुजी ये जब भी हो रहा है, प्री प्रोसेसिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये कहां हो रहा होता है, ये सारा का सारा काम कहां हो रहा होता है? तो बच्चों ये सारा का सारा काम एडिटर के साथ हो रहा होता है। किसके साथ हो रहा होता है, एडिटर। और एडिटर के जो फाइल होती है वो भी कहां होती है, वो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही होती है। बच्चों क्लियर। फिर जब ये पूरा काम हो जाता है कंप्लीट, तो इसकी जगह रिप्लेस करके ये फाइल डाल दी जाती है। क्लियर, ये समझ में आ गया हो क्या? सर प्री प्रोसेसर और लिंकर में क्या डिफरेंट है? लिंकर तो प्रोग्राम होता है, और प्री प्रोसेसर क्या होता है, जो आप डिफाइन करते हो या मैक्रो के रूप में डिफाइन करते हो, वो आपके प्री प्रोसेसर है। क्लियर है बच्चों? आप इसके लिए सी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, एक बार सी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, वहां पर भी मैंने बताया था। अब सुन लो, अच्छी तरीके सुन लो। सबसे पहले सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड के अंदर मेरे मन में आए मैंने वो लिख दिया। उसके अंदर हेडर फाइल्स भी होती है, उसके अंदर प्री प्रोसेसर भी होता है। मैं उसको Alt F9 करके कंपाइल करना चाहता हूँ। कंपाइल करता हूं, सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग वाला कंसेप्ट होता है। कंपाइल भी होता जाता है, लाइन वाइज लाइन चलता जा रहा है, कंपाइल भी होता जा रहा है, और जहां प्री प्रोसेसर है वो प्री प्रोसेसर भी हटते जा रहे हैं। बच्चों क्लियर। फिर वो क्या हो जाएगा, वो प्योर सोर्स कोड कन्वर्ट हो गया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, प्योर सोर्स कोड कब बनता है, आफ्टर प्री प्रोसेसिंग बनता है। अब बच्चों जो कोड बना उसको अपन असेंबली कोड कह देते हैं। अब वो असेंबली कोड कहां जाएगा, वो असेंबलर से पास होगा। असेंबलर का काम क्या है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है। क्या ये ऑब्जेक्ट फाइल रन हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी इसके अंदर प्रिंटफ की डेफिनेशन देना बाकी है, स्कैनफ की डेफिनेशन बाकी है, गेट सीएच की डेफिनेशन बाकी है, मेन क्या करता है ये देना बाकी है। तो फिर ये कहां मिलते हैं, तो इनकी सबकी अपनी अपनी फाइल्स होती है। अच्छा, ये फाइल कहां होती है, ये हेडर फाइल्स में होती है। हेडर फाइल जैसे stdio.h है, क्लियर, math.h है, string.h है। तो बच्चों फिर वहां से कौन लाएगा, तो वहां से लाएगा लिंकर। लिंकर क्या है, लिंकर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हेडर फाइल्स के जो प्रोग्राम है उनसे अटैच कर देता है, या हेडर फाइल्स है उनसे अटैच करवा देता है। फिर लिंकर ने क्या किया, उसको लिंक कर दिया आपके प्रोग्राम के अंदर। अब बच्चों क्या बचा, हेडर फाइल्स का काम खत्म, प्री प्रोसेसर का काम खत्म। अब क्या बचा, अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ले जाना है। अब बच्चों लेके जाना है तो कहां लेके जाना है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके जाना है। अब तक का पूरा प्रोग्राम भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही था, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल नहीं था। तो उसकी जगह क्या किया, अब इसको वो लोड कर देता है किसके अंदर,
प्राइमरी मेमोरी के उस पार्ट के अंदर जहां पर सीपीयू उसको डायरेक्टली ले सके, इसलिए इसको लोडर कहते हैं। समझ में आ गया? तो लोडर क्या करता है, लोडर जो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है उसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर पुट कर देता है और ताकि सीपीयू वहां से डेटा ले सके। मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है ही नहीं, पूरा मैंने एक एक चीज क्लियर कर दिया। जो पहले प्रोग्राम था वो एडिटर में था, लास्ट में जो भी यहां से ये आगे की वर्किंग चल रही है ये सारी की सारी मेमोरी के अंदर ही चल रही होती है और लास्ट का कोड लाके उन सबको हटा के वापस मेमोरी में ही डाल दिया जाता है। क्लियर? एक्सटेंशन क्या है? तो सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी। क्या होता है बच्चों? डॉट सी। बच्चों क्लियर? मान लीजिए सी का प्रोग्राम है तो डॉट सी, सी प्लस प्लस का एडिटर है तो सीपीपी और जावा का है तो डॉट जावा। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों जैसे ये सोर्स कोड यहां गया, जैसे ये कंपाइल होता है यहां से यहां तक, ये कंपाइल होने के बाद जैसे अल्ट F9 कर देते हैं और यहां से लाने के बाद यहां पुट करते हैं इसको, तो यहां पर बनता है डॉट ओबीजे। बच्चों क्लियर? डॉट ओबीजे। यहां जाके ओबीजे बनता है लोड होने के बाद, लोड होने के बाद। तो फिर यहां तक क्या है? तो डॉट सी चलता रहता है। यहां तक क्लियर है क्या? क्यों क्यों चलता रहता है? क्योंकि कंपाइलर का यूज जब तक होगा, जब तक कंपाइलर का यूज होगा, सुन लो, जब तक कंपाइलर का यूज होगा डॉट सी रहेगा। जब तक कंपाइलर का यूज होगा डॉट सी रहेगा। क्या यह कंपाइलर का यूज है? यस। प्री प्रोसेसर है, कंपाइलर का यूज है। क्या यह कंपाइलर का यूज है? यस। हेडर फाइल से कंपाइलर का यूज है। यहां जाके बदलेगा क्या? यस। कब? लोडिंग होने के बाद। लोडिंग होने के बाद डॉट ओबीजे होगा। बच्चों क्लियर? डॉट ओबीजे होगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, सर सीपीयू के पास ये जाता है तो फिर क्या होगा? तो यहां पर डॉट ईएक्सी बन जाएगा। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सीपीयू जब उसको एग्जीक्यूट कराता है तो वो एग्जीक्यूट कोड कहलाता है। एग्जीक्यूट कोड याद रखना, ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड जब रन होने के लिए तैयार होता है तब उसको एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। सारी एरर कहां निकलती है? ऑब्जेक्ट कोड तक निकलती है। रन टाइम एरर जो होती है वो सीपीयू फेलियर के होने के बाद होती है। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर यहां होता है। यहां तक की जो एरर होती है उसको कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एरर। बच्चों लेकिन सीपीयू अगर फेल हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? रन टाइम एरर। सीपीयू की फाइल डॉट ईएक्सी कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी की फाइल ऑब्जेक्ट फाइल कहलाती है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया? अब क्लियर है? सर एग्जीक्यूट कहां बनता है? एग्जीक्यूट सीपीयू के अंदर बनता है। एग्जीक्यूटेबल कोड प्राइमरी में बनता है, ध्यान रखना। कोड यहां होता है, फाइल यहां बनती है। एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब है ये कोड एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। बच्चों क्लियर? ये कोड एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या पूरे के पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो? नहीं। तो फिर क्या होगा? करवाते जा रहे हो, इंटरमीडिएट रिजल्ट आता जा रहा है, करवाते जा रहे हो, इंटरमीडिएट रिजल्ट आता जा रहा है, करवाते जा रहे हो, इंटरमीडिएट रिजल्ट आता जा रहा है। इसका मतलब एक फाइल बनती जा रही है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट फाइल। बच्चों क्लियर? एग्जीक्यूटेबल कोड अलग है, एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग है। एग्जीक्यूटेबल कोड कहां बनते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी में बनते हैं। बच्चों क्लियर? और वो कहां आते हैं? वो सीपीयू के पास आते हैं। एग्जीक्यूट की एरर कहां आती है? यहां आती है, जिसको रन टाइम एरर कहते हैं। किसके पास आते हैं? सीपीयू के पास आती है। बच्चों क्लियर? वापस सुन लो, एक बार वापस बता देता हूं। सबसे पहले सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड आपने, इसका मतलब प्रोग्रामिंग का एबीसीडी भी पता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड हुआ, सोर्स कोड कहां जाएगा? क्या वो इंग्लिश में है? वो क्या नहीं, कन्वर्टर की जरूरत है। अपन क्या लाए? कंपाइलर लाए। अब कंपाइलर में अपन ने बहुत सारे यूज किए, बहुत सारी फाइलें यूज करते हैं। कुछ फाइलें ऐसी होती है जिनको प्री प्रोसेसर कहते हैं और कुछ फाइल ऐसी होती है जिनको हेडर फाइल कहते हैं। तो जो अपन ने यूज की वो फाइलें कंपाइल टाइम पे हटती रहती है। बच्चों क्लियर? उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। जैसे ही प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई उसको प्योर सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड का एक्सटेंशन कंपाइलर पे टिका हुआ है, सी का है तो डॉट सी और जावा का है तो डॉट जावा, वीबी का है तो डॉट वीबी। बच्चों क्लियर? अब बच्चों प्योर सोर्स कोड असेंबलर में से गुजरता है। असेंबलर भी कंपाइलर का पार्ट ही होता है जो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे आपने फंक्शन ऐसे यूज किए, बहुत सारे फंक्शन आपने ऐसे यूज किए हैं जिनकी आपको डेफिनेशन ही पता नहीं। जैसे प्रिंट टाइप, स्कैनर, तो ये डेफिनेशन कहां पता है? ये डेफिनेशन stdio.h के अंदर डिफाइन है। डेनिस रिची पहले ही लिख के गया है, जिनको अपन हेडर फाइल्स कहते हैं। उन हेडर फाइल्स से उन फाइल को आपकी ऑब्जेक्ट फाइल में जो जोड़ता है उनको लिंकर कहते हैं। लिंकर क्या है? सॉफ्टवेयर होते हैं जो हेडर फाइल के अंदर, सुनना अच्छी तरीके से, जो लिंकर होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हेडर फाइल
के अंदर से जो आपको रिक्वायर है उन ऑब्जेक्ट की फाइल को आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। जब सब कुछ ऐड हो जाए तो बच्चों वो एग्जीक्यूटेबल कोड कहलाते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर पुट कर दिया जाता है। फिर वो कोड कहाँ जाते हैं, वो सीपीयू के पास जाते हैं, सीपीयू उनको रन कराता है, रन का काम सीपीयू का होता है, सीपीयू उनको रन कराता है। अब मान लो यहाँ आंसर आ गया 0/3, बच्चों इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, तो बच्चों सीपीयू फेल हो जाएगा क्योंकि इसका ईएलयू काम नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, डिवाइड बाई 0 एरर। बच्चों क्लियर, ऐसा कोई आंसर आ गया जो मेमोरी में जा ही नहीं रहा तो इनको बोलते हैं रन टाइम एरर। लेकिन मान लो मैंने प्रिंटफ यूज किया लेकिन ऊपर stdio.h नहीं लगाया, तो याद रखना अब तक कंपाइलर का ही काम चल रहा होता है, तो बच्चों लिंकर उसको लिंक कर ही नहीं पाता है, उसको बोलते हैं लिंकिंग एरर, जिसको कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। लिंकिंग एरर, कंपाइल टाइम एरर, लोडिंग एरर, कंपाइल टाइम एरर। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा। प्री प्रोसेसिंग एरर, कंपाइल टाइम एरर, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कैसे वर्किंग होती है। एक बार बता दीजिए क्या क्लियर है क्या। अब पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। रन कौन कराता है, सीपीयू कराता है। मनु क्लियर है, रेखा। अरे अब पूछो क्वेश्चन, बीच बीच में काफी लिख रहे थे आप, पूरा सुन नहीं रहे थे। यहां तक एक ही रहेगा, .c प्राइमरी मेमोरी में लोड होते ही डॉट ऑब्जेक्ट बन जाता है, लोड होते ही डॉट ऑब्जेक्ट बनता है। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी प्राइमरी में इस प्रोग्राम से रिलेटेड, लेकिन वो डॉट ऑब्जेक्ट नहीं बना। जो लोड होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, यानी कंपाइल पूरा हो जाए, कंपाइल पूरा हो गया, ठीक है गुरुजी, कंपाइलेशन हो गया, लोड हो गया, तब डॉट ओबीजे बनेगा। क्लियर। हाँ, लोड करते हैं जब तो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि उसको आपको मेमोरी में लोड करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ होने के बाद डायरेक्ट यहां भेज दो, डायरेक्ट सीपीयू के पास भेज दो, मेमोरी में वापस लोड करने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन होता है। याद रखना, इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती, इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती। प्री प्रोसेसर में कौन सी फाइल होती है, मैंने आपको बताया था। प्री प्रोसेसर के अंदर जैसे मैंने आपको लिखा था, याद करो कुछ प्रोग्राम, मैं ये लिखता हूं हैश डिफाइन ए इंटू बी, ए प्लस बी होता है इसका मतलब। बच्चों क्लियर, तो इसको रिप्लेस कर देता है इससे, इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली कोड, असेंबलर क्या है, अभी तक यही पता नहीं चल रहा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि जो कोड लैंग्वेज होती थी वो असेंबली लैंग्वेज होती थी, जो अभी आजकल जो यूज करते हैं प्रिंटफ, स्कैनफ, ये असेंबली थोड़ी है, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर के पास गई, कंपाइलर ने क्या किया, उसको कंपाइल कर दिया, यानी कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना 1010 का काम है असेंबलर का, मतलब कंपाइलर डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट नहीं करता। कुल मिला के बात ये, कंपाइलर के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो उसको कोड में कन्वर्ट करना और एक होता है उसको 10 में कन्वर्ट करना। अपन बोल जरूर देते हैं कंपाइलर काम करता है 1 को 0, 0 को 1, लेकिन कंपाइलर में असेंबलर इनबिल्ड होता है। अरे भाई, असेंबली लैंग्वेज ही तो बाइनरी में कन्वर्ट हो रही थी ना, कंपाइलर ने इंग्लिश को बाइनरी में चेंज किया, तो स्टेप तो वही है, स्टेप तो एजीटीज ही चलती है। अब बच्चों ये 10 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ फाइलें ऐसी है जो 10 में तो कन्वर्ट हो गई, जैसे प्रिंट एफ है, ये ऑपरेटर्स है, तो इनको लिंक करना है तो वो लिंकर का काम है। पूरा लिंक होने के बाद अब इसको प्राइमरी में डालना है, वो लोडर का काम है। प्राइमरी में डल गई तो अब ये ऑब्जेक्ट फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल रन होने के लिए जाती है। क्लियर, अब समझ में आ गया कौन सी फाइल रन होने के लिए तैयार होती है, ऑब्जेक्ट फाइल। सर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनी तो इसका मतलब कंपाइल टाइम एरर है। बच्चों क्लियर, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई सर लेकिन फिर भी एरर आ रही है, इसका मतलब सीपीयू की गड़बड़ है, रन टाइम एरर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। असेंबलर क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के 1 घंटा गुजार दिया, अभी तक यही क्वेश्चन चल रहा है। अरे तुम कैसे बच्चे हो रे, तुम्हारा होगा क्या समझ से बाहर।
असेंबलर तो एक बीच की कड़ी है, असेंबलर तो एक बीच की कड़ी है जो सब में ही मिलेगा, आपको सब में ही मिलेगा। असेंबलर क्या करता है, तुम तो इतना याद रख लो, जब आप कंपाइलर बोलते हो ना तो हाई को लो में कन्वर्ट करता है, यही बोलते आए हो आज तक, लेकिन उसकी विधि बताई है मैंने कि ऐसे ऐसे चलता होगा। क्लियर है? सबके अंदर असेंबलर तो होगा ही, क्योंकि असेंबलर समझ में आ गया। लेकिन याद रखना इंटरप्रेटर का एक काम है, इंटरप्रेटर का ही एक पार्ट असेंबलर भी होता है और कंपाइलर का ही एक पार्ट असेंबलर भी होता है। बच्चों क्लियर? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में इतना सा काम है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट कोड बनते हैं उनको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सीपीयू को ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती है, लेकिन कंपाइलर में ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। क्यों? क्योंकि जो लोडेबल कोड है वो प्राइमरी के अंदर लोड कर दिए जाते हैं। क्लियर? अनित कौर अब क्लियर है क्या? सभी के अंदर है? कोई डाउट है तो बताइए, एक बार कमेंट कर दो क्या ये सब कुछ क्लियर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऊपर करना इसको। टफ है? अरे टफ कहाँ है, तुम्हारा दिमाग टफ है, तुम्हारा दिमाग इतना जटिल है कि कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। जगह छोड़ी नहीं है, गांव कल्याण खेत, इनकी इतनी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, पड़ोसी क्या करता है, वहां पर वो क्या हो रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, जगह बची ही नहीं, कुछ कैच कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक आधे से ज्यादा ये पूछ रहे असेंबलर क्या होता है। भाई गवरी करूं क्या, यहाँ पर गवरी करूं तब समझ में आएगा तुम्हारे असेंबलर क्या होता है। शीला क्लियर है? जो एड मूव ये जो होते हैं ना, ये जो नेमोनिक्स होते हैं वो असेंबलर है। गुरुजी कंपाइलर डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं करता, पहले कंपाइलर कोड में कन्वर्ट करता है, फिर कोड के अंदर वो प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर वो कंपाइलर का एक पार्ट असेंबलर होता है वहां गुजरता है, फिर वो असेंबलर उसको 10 में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो 10 की फॉर्मेट में भी प्रिंटअप स्कैनअप ये होते हैं, उनको हटाने के लिए वो हेडर फाइल से कनेक्ट कराता है। पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर लिंकिंग होती है, लिंकिंग होने के बाद क्या एक फाइल बनती है। बच्चों पूरी लिंकिंग अगर सक्सेसफुल हो जाती है, सक्सेसफुल, मान लो आपने हेडर फाइल लगाई नहीं और प्रिंटअप यूज कर लिया तो सक्सेसफुल होगी नहीं, कंपाइल टाइम एरर दे देगा, प्रोटोटाइपिंग एरर आ जाएगी। अब मान लो पूरी लिंकिंग हो गई, अब क्या करना है, अब प्राइमरी मेमोरी में डालना है, अब उसको जब लोड करना है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है अब समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट फाइल कैसे फॉर्मेट में होती है? 1010। असेंबली किस में होती है? कोड में होती है, नेमोनिक्स में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज किस में होती है? तो इंग्लिश में होती है। क्लियर? सीपीयू के पास कौन सी फाइल बनती है? तो एग्जीक्यूट फाइल बनती है। रन टाइम एरर कब आती है? जब सीपीयू का सर्किट फेल हो जाए। कंपाइल टाइम एरर कब आती है? तब लोडिंग तक दिक्कत आई, कंपाइल टाइम एरर आती है। बताओ अब क्या दिक्कत है? क्लियर? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखना, 2-3 बार देखना इसको। मेरी गलती थी, मैं तो आपको एक ही वर्ड में बोल देता था कि जो हाई को लो में चेंज करे वो कंपाइलर। बस तुम भी कुछ मैं भी कुछ, इतना बताने की जरूरत ही नहीं थी आप लोगों को, है ना? यही कहना चाह रहे हो। इंटरप्रेटर में कौन सी फाइल नहीं बनती गुरुजी? कौन सी फाइल नहीं बनती इंटरप्रेटर में? ऑब्जेक्ट फाइल। क्यों नहीं बनती? समझ में आ गया। स्पीड ज्यादा किसकी फास्ट है? कंपाइलर। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक तो यहां से जाए, इंटरप्रेटर यहां से एक एक लाइन उठाता है और ऐसे चलता है, वो टाइम वेस्ट होता है, और एक डायरेक्टली यहां से ले, तो कंपाइलर में स्पीड ज्यादा होती है, कंपाइलर में स्पीड ज्यादा होती है। एरर ढूंढना आसान किसमें है? इंटरप्रेटर में। स्पीड ज्यादा किसकी होती है? कंपाइलर की। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश करो। ऑब्जेक्ट फाइल किसमें बनती है? कंपाइलर में। इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती है। कंपाइलर में डॉट सी भी बनती है, डॉट ऑब्जेक्ट भी बनती है, और डॉट ईएक्सी भी बनती है। ईएक्सी फाइल समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो क्वेश्चन ये है कि सर जो लैंग्वेज है उसको कितने तरीके से बांटा गया है, ये भी देख लो। लैंग्वेज को 2 तरीके से बांटा गया। एक कौन सी बच्चों? हाई। अब बच्चे बहुत सारे कहते हैं सर सोर्स कोड क्या है? अरे सोर्स कोड तो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, जो डाला जाता है उसको सोर्स कहते हैं, और जो मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार रहता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
और जो सीपीयू के पास जा रहा है उसको एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। आ रहा है समझे? इस तरीके से चलता है। लैंग्वेज दो तरीके की होती है, एक तो कौन सी होती है, एक होती है बच्चों हाई लेवल और एक होती है लो लेवल। लो लेवल इसका मतलब आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये भी दो तरीके की होती है, एक कौन सी होती है असेंबली और एक कौन सी होती है मशीन। अच्छा, जो सीपीयू काम करता है वो किस पे काम करता है बच्चों? मशीन। सीपीयू यहां पर काम करता है बच्चों, क्लियर? असेंबली कोड बनते हैं जिनको इंटरमीडिएट कोड कहते हैं बच्चों, क्लियर? और हाई लेवल लैंग्वेज जो भी ये जैसे 8085 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 8086 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हाई आपकी सी है, C++ है, C# है, क्लियर है, जावा है, ये सारी लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल। इसको अगर आपको मशीन में चेंज करना है तो क्या यूज करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और अगर इसको चेंज करना है तो इसके लिए असेंबलर यूज करते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं बच्चों। लो लेवल दोनों ही लो लेवल में आती है और केवल हाई लेवल में ये लैंग्वेज आती है। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आज मैंने क्या बताया? लैंग्वेज प्रोसेसर तीन तरीके के होते हैं, एक कंपाइलर में इनबिल्ट कंपाइलर डायरेक्टली, याद रखना, रीड तो हाई लेवल कर लेता है लेकिन डायरेक्टली मशीन में कन्वर्ट नहीं करता, उसके बीच में असेंबलर अपने आप बीच में काम करता है। अब तो क्लियर है? ठीक है। हाई तुम्हारे लेवल पे तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, हाई को मशीन में कौन चेंज करता है? तो कंपाइलर। और हाई को मशीन में इंटरप्रेटर भी करता है। दोनों में अंतर क्या है? ये पूरे प्रोग्राम को, और ये लाइन वाइज लाइन को बच्चों, क्लियर? और असेंबली को मशीन में कौन चेंज करता है? असेंबलर। और कंपाइलर में असेंबलर इनबिल्ड होता है और इसके लिए किसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, क्लियर? एक बार कमेंट ऊपर करना, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे। देखो एक बार, एक मिनट, साक्षी ने कमेंट किया है, जो कंपाइलर के साथ इनबिल्ट असेंबलर है वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, जो कंपाइलर दो टुकड़ों में काम करता है, समझने की कोशिश करो। कंपाइलर में असेंबलर नहीं होता है, कंपाइलर दो टुकड़ों में काम करता है। एक पहले असेंबली कोड बनाता है और फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर में असेंबलर नहीं होता, कंपाइलर खुद ही एक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, साक्षी मुंद्रा, क्या क्लियर है? साक्षी सुन रही है? तो साक्षी, मैंने क्या बताया? कंपाइलर खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन याद रखना प्री प्रोसेसिंग से पहले वो केवल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ये बार बार बोल रहा है सर असेंबली कोड क्या होते हैं। ठीक है, आपको आज क्या है? आज सोमवार है, आपको फास्ट करना चाहिए, है ना? फास्ट करना चाहिए, जल चढ़ाओ प्रभु के और कुछ फील पत्र चढ़ाया करो, काम आएगा। सर प्री प्रोसेसर में कौन से? ये तो आंसर दे दिए मैंने, नीचे ले लो सबके। थोड़ी सी पूजा पाठ स्टार्ट करो बच्चों, दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। तुम क्वेश्चन पढ़ाने से पहले ऐसे टूट पड़ते हो जैसे पता नहीं कितनी सदियों से भूखे हो, पता ही नहीं चल रहा है, नॉलेज मिला ही नहीं है। अब क्लियर है या एक बार और बोलो? ये असेंबलर वाले बाबू को 100 बार प्रणाम। तेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया असेंबलर क्या होता है? कंपाइलर में कोई सा भी असेंबलर नहीं होता है। कंपाइलर दो स्टेज में काम करता है। पहले सोर्स कोड को प्योर कोड में कन्वर्ट करता है, फिर प्योर कोड को किस में चेंज कर देता है? बाइनरी में चेंज कर देता है, क्लियर है? फिर बाइनरी कोड जो है उसमें लिंकिंग होती है। लिंकिंग का मतलब हेडर फाइल्स की फाइल को जोड़ना होता है। फिर सभी जुड़ जाए, कोई एरर नहीं है तो आगे बढ़ता है। फिर लोडर लोड कर देता है। लोड करने का मतलब उसको प्राइमरी में एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्मेट में रख देता है। मतलब वो एग्जीक्यूट कोड है कि गुरुजी ठीक है ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद जाएगा। बच्चों क्लियर?
लो मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा देता हूं, 2 मिनट देना, सुनो। एक खाना बनाने का सिस्टम सुनना सारा खेल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं सोर्स कोड लेके आता हूं। सोर्स कोड मतलब हर तरीके की सब्जियां ले आया, मैं खाना बनाना चाहता हूं, सब्जी बनाना चाहता हूं, हर तरीके की सब्जी मेरी किचन में लेके आ गया, ये सोर्स कोड। अब बच्चों उनको धोना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये प्री प्रोसेसिंग है। धोना है, सफाई करनी है, कुछ भी करना है, ये प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। बच्चों ये असेंबलिंग हो गई असेंबलिंग। अब बच्चों क्या हो गया, 1010 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसमें फाइलें लोड कर रहा हूं, मिर्च डाल रहा हूं, पाउडर डाल रहा हूं, धनिया डाल रहा हूं, सब कुछ डाल रहा हूं, उबाल रहा हूं, सब कुछ कंप्लीट, बिल्कुल सब्जी तैयार, खुशबू तैयार, कंप्लीट खाने लायक हो चुकी है। अब लोडर को बोलता हूं, वेटर को बोलता हूं, वेटर को कि वेटर ले जाके इसको कहां डाल दे, टेबल पे डाल दे ताकि सेठ जी खा लेंगे। बच्चों वो हो गया आपका एग्जीक्यूटेबल कोड, जिसको खाया जाएगा सेठ जी मतलब सीपीयू के द्वारा। अब सीपीयू उसको खाएगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा, पेट में पकेगी और फिर उसका आउटपुट आएगा। कैसे आएगा थोड़ा सोचना बच्चों, ये प्रोसेसिंग है। अभी भी नहीं आएगा सामने, बिल्कुल गांव की लैंग्वेज में समझा दिया मैंने। सोर्स क्या है, आपकी सब्जियां। प्री प्रोसेसिंग समझ में आ गया क्या क्या करना है उसमें। धोना है, क्या करना है, सुखाना है, धोना है, तोड़ना है, काटना है, प्री प्रोसेसिंग हो गया। अब उसको बनाना मशीन कोड हो गया, उसमें हल्दी पाउडर ये डालना, ये लिंकिंग हो गई। फिर तैयार कर देना और फिर उसको टेबल पे ले जाके रखना, लोडिंग हो गई। बच्चों क्लियर, लोडर का काम हो गया। फिर लोडिंग के बाद क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जाना है, रन के पास चला जाएगा, रन सीपीयू ने कराया, फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसका रिजल्ट आ रहा है। बच्चों क्लियर, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, एक बार सोचना। सही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, लिंकिंग पहले होती है, लोडिंग पहले होती है, लिंकिंग पहले होती है, प्री प्रोसेसिंग पहले होती है, लिंकिंग पहले होती है, प्री प्रोसेसिंग पहले होती है। सोर्स कोड पहले बनता है या प्योर सोर्स कोड पहले बनता है? सोर्स कोड पहले बनता है। प्री प्रोसेसिंग के बाद जो कोड बनता है उसको क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसिंग के बाद जो कोड बनता है उसको प्योर सोर्स कोड बोलते हैं। प्योर सोर्स कोड का क्या बनता है? प्योर सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर फाइलों को लिंक करना क्या कहलाता है? लिंकिंग कहलाता है। लिंकिंग के बाद जो फाइलें बनी, जो कंप्लीट डेटा तैयार हुआ, उसको प्राइमरी में लोड करना क्या कहलाता है? लोडिंग कहलाता है, और ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। बच्चों क्लियर? और सीपीयू के पास जो डेटा पहुंचता है वो एग्जीक्यूटेबल डेटा होता है। क्लियर? ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। कल अपन क्वेश्चन लेंगे और कौन कौन सी लैंग्वेज आई अब तक, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, इनके बारे में लेंगे। और आप टेंशन मत लो, ये तो थ्योरी है, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक सेकंड में आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों।